नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। 2016 एक इवेंटफुल और सरप्राइजेस से भरा साल रहा। डीमोनेटाइजेशन जो साल का सबसे बड़ा सरप्राइज था, उसका असर निवेशकों से लेकर बचत करने वाले लोगों पर दिखा। हमें से जो लोग इस सरप्राइज के लिए फाइनेंशियली तैयार नहीं थे, उन्होंने तो एक चीज जरूर सीखी 2016 से कि प्लानिंग करने से आप हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज मनी गुरु के स्पेशल एपिसोड में एक्सपर्ट से जानेंगे 2017 को लेकर उनका आउटलुक क्या है और नए साल के लिए उनके टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज। हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। रुंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा, सुंदरम म्यूचुअल के सीईओ मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम और साथ ही बजाज कैपिटल के सीनियर वीपी हेड मार्केटिंग विश्वजीत पराशर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर्ष, आपसे शुरू करूंगी। न्यू ईयर पे हम सभी कोई ना कोई रेजोल्यूशन रखते हैं, भले ही हम साल खत्म होते तक उसे निभा नहीं पाते, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ की जहाँ तक बात है उसके लिए कई रेजोल्यूशंस हैं। कई लोग शायद ये सोच रहे हो कि इस साल डेफिनेटली एक एसआईपी में शुरू करूंगा या फिर जो एसआईपी मेरी बंद हो गई उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की सोच रहे हैं। आपने भी कोई फाइनेंशियल रेजोल्यूशन सोचा होगा 2017 के लिए, तो क्या है रेजोल्यूशन आपका 2017 के लिए? वेल पल्लवी, नए साल की आपको भी बहुत बहुत मुबारक है और अपने दर्शकों के लिए भी मैं चाहूँगा कि सन 2017 जो है वो एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड बना रहे सभी के लिए। जैसे जो हमने सरप्राइजेस 2016 में देखी थी, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, लेकिन 2017 अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहना चाहिए। फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपने सही कहा कि रेजोल्यूशन बनाते तो हैं, लेकिन साल के अंत तक हम देखते हैं कि हम कोई ना कोई काम में बिजी हो जाते हैं और वो हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो अगर एक रेजोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने आप के लिए भी और दर्शकों के लिए भी कहूँगा कि अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आप गौर से ध्यान दें, वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो है रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस। बेसिकली हम इंश्योरेंस शब्द से बहुत हम पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने हमको इतना परेशान कर दिया इंश्योरेंस के बारे में फ़ोन कर करके। लेकिन अगर हम देखें फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से, तो इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। इंश्योरेंस 3 और 4 तरीके के हैं जो हर इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पहला है लाइफ कवर, जो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। वो एक, हम किसी से भी बात करते हैं, बोलते हैं इंश्योरेंस है, बोलते हैं हाँ इंश्योरेंस बहुत सारा है मेरे पास। उनका जो रेफरेंस होता है वो कई पॉलिसीज पे होता है या बहुत प्रीमियम भर रहे हैं उसके लिए, वो समझते हैं ऐसा कि उनके पास बहुत लाइफ कवर है। लेकिन अगर लाइफ कवर आपको सही तरीके और सही मायने से लेना है तो वो आपको एक टर्म प्लान के जरिए ही ले सकते हैं। तो एक टर्म प्लान आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, नहीं है तो लीजिए, है तो उसे इवैल्यूएट करिए कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। दूसरा इंश्योरेंस जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जो लगभग इंडिविजुअल्स के पोर्टफोलियो में होता नहीं क्योंकि जानकारी नहीं है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और अपने पूरे पोर्टफोलियो प्लानिंग को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ी है और कई लोग एसआईपी के जरिए शुरुआत जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वजीत, आपका फाइनेंशियल रेजोल्यूशन क्या है 2017 के लिए? जी बिल्कुल, जैसा अभी हर्ष ने बताया, प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बताया कि टर्म प्लान होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन का एक और पार्ट है कि आपको हेल्थ को भी कवर करना है। अगर आप देखें कि हॉस्पिटल्स की जो एक्सपेंसेस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग इधर उधर हो सकती है। तो मैं इस साल आई विल टेक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उसमें पूरा होना चाहिए, कंप्लीट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ रही हैं। तो आई वुड स्टार्ट विद फर्स्ट विद एडिक्वेट मेडिक्लेम एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि आई वांट टू डू, जितना मेरा पैसा, कई बार डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आपने देखा होगा बहुत लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आई वुड वांट कि जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसको मैं सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं अपने लिए अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकूँ। राइट, और इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश को लेकर जो हमारी समझ थी और जो उसकी यूसेज थी उसमें बहुत चेंजेस आए हैं और इस शो के जरिए हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आप एक डीमोनेटाइज वर्ल्ड में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुनील सर से भी एक राय ले लेते हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की जहां तक बात है, आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन सोचा है कि इस साल ये मेरा लक्ष्य होगा, ये डेफिनेटली एक चीज़ है जो मुझे कवर करनी है, अचीव करनी है इस साल? या देखिए क्या हो रहा है कि लोग ना, मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर का बिहेवियर देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, तो लोग क्या है कि ज़्यादातर रिस्क लेने से डर रहे हैं क्योंकि
वो लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में बहुत रिस्क है, इंटरनेशनल में बहुत रिस्क है, तो ज़्यादातर वो सेविंग्स बैंक में अपना पैसा लगा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी लार्ज कैप में लगा रहे हैं। मगर आप देखेंगे या 10 साल की या 7 साल की या 5 साल की या 3 साल की या 2 साल की या पिछले साल की आप बात देखेंगे तो मिड कैप क्षेत्र ने कई गुना बेहतर रिटर्न दिया है बैंक डिपॉजिट से और लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न। तो जब भी इकोनॉमी अच्छी कर रही हो तो मिड कैप्स आपको बेहतर रिटर्न देती है लार्ज कैप से। तो इस साल मेरी रेजोल्यूशन यही होगी इन्वेस्टर के लिए कि एक तरफ बैंक डिपॉजिट डिमोनेटाइजेशन के कारण अभी रेट्स कम हो रहे हैं और बैंक डिपॉजिट्स की रेट्स कम होने की एक गुंजाइश है, तो इस साल उनको इंडियन इकोनॉमी जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में उसको ध्यान में रखते हुए मिड कैप सेगमेंट में एसआईपी के थ्रू इस साल उनको रिस्क लेके अपना एक वेल्थ क्रिएशन शुरुआत करनी है। डेफिनेटली। तो रिस्क जो लोग अभी तक नहीं लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं ताकि आप अच्छे रिटर्न्स एंजॉय कर सकें जो इक्विटी मार्केट से आपको मिलते हैं। इनफैक्ट विश्वजीत, अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की जहाँ तक बात है, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, भले वो 2015 के लिए आपने रखे हों और पूरे ना कर पाए हों, 16 हो या फिर कोई भी साल हो। हमारे सामने अब 2017 है, कई नई चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं और खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कैशलेस ज़्यादा फोकस रहेगा इन्वेस्टर्स का भी। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं जिससे कैश कम होने के बावजूद अच्छे रिटर्न्स वो कमा पाए और ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ वो ढूंढ सकें। बिल्कुल पल्लवी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी लाइफ के गोल्स हैं आपके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उनके साथ लिंक करिए। तो एसेट क्लास वाइज अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे लोग हम कहते हैं कि एक रूल है, थंब रूल, कि आपकी जो भी एज है उतना पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए और बाकी चीज़ आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो उतना अच्छा है। कोई एक स्कीम, एक आइडिया ठीक नहीं रहता है। तो गोल्स जब फाइनेंशियल प्लान बनाएं तो ध्यान में रखें कि आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है। उसके बाद अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, जब टाइम ज़्यादा है, आपके गोल्स जैसे आपकी बच्चे की पढ़ाई है या आपकी रिटायरमेंट है, तो उसके लिए आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। जैसा सुनील जी ने बताया कि एसआईपी का एक बहुत अच्छा रूट है, इसमें एसआईपी के थ्रू अगर आप डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन तो यही होगा कि आप एसआईपी स्टार्ट करें, अपने गोल से लिंक करें और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर नीचे जाए तो आपको एसआईपी क्लोज करनी है। हाँ, अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करते रहें हर 6 महीने में, साल भर में, बट अपनी इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट अगर आप देखें तो थोड़ा सा अभी नेगेटिव में चल रहा है, डाउन चल रहा है, और जैसा सुनील ने बताया कि एक बहुत अच्छा आउटलुक दिख रहा है अभी आने वाले टाइम में, टैक्स कट्स की भी उम्मीद लग रही है आते टाइम। तो मेरे हिसाब से ईएलएसएस में अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और अच्छा खासा 1.5 लाख का फंड होता है जो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने एसआईपी के थ्रू आप निवेश कीजिए, और अगर आपके पास लमसम है तो आप उसको लिक्विड फंड में निवेश कीजिए और उसको एसटीपी के थ्रू आप इक्विटी मार्केट में ट्रांसफर करते रहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉन्सेप्ट्स पे अगर आप ध्यान दें तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और अगर आप बहुत ही फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल में जीओआई बॉन्ड्स भी आजकल चल रहे हैं मार्केट में 8%, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं जिससे कि आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट का पोर्शन रहेगा। बट आगे आगे देखें, जैसे कि बताया अभी आपको कि इंटरेस्ट रेट थोड़े कट हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी पैसा इक्विटी मार्केट में आना चाहिए। तो अपना एक्सपोजर जो है आप अपना इक्विटी में इंक्रीज कर सकते हैं। जी, जहाँ तक एक्सपोजर की बात है तो हर्ष, आपका व्यू क्या है? अब चाहे हम लार्ज कैप्स की बात करें या फिर सुनील ने जैसे कहा कि मिड कैप्स में अच्छा पैसा बनेगा, 2015 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, 2016 में भी हमने यही ट्रेंड देखा, और आउटलुक 2017 की जहाँ तक बात है, क्योंकि डोमेस्टिक जो ट्रिगर्स है, डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं मिड कैप्स के फेवर में है। आपकी राय क्या है? अभी अगर एलोकेशन करना है किसी को अपने पोर्टफोलियो में तो कितना परसेंटेज वो लार्ज कैप में रखे, कितना परसेंटेज वो मिड कैप फंड्स में रखे, और साथ ही जहाँ तक डेट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है उसमें कितना प्रतिशत उसको निवेश करना चाहिए? अगर हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है निवेश करने के लिए, सो उसमें से एक हिस्सा जो आप डेट में निवेश करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी ज़रूरतें कैसी हैं। अगर शॉर्ट टर्म में आपकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं तो एक मेजर हिस्सा 1 लाख रुपए का आपका डेट में होगा। अगर कम ज़रूरतें हैं तो आप उसी प्रकार से इमरजेंसी फंड्स या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की जितनी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से आप डेट में एलोकेट करेंगे। जहाँ तक इक्विटी एलोकेशन का बात है,
इक्विटी में अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन है उसमें हमारा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि 60% जो है 60% जो है उतना हिस्सा आपको एक लार्ज कंपनीज या जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक कोर पोर्टफोलियो बनता है। 30 to 40% जो है वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप, क्वालिटी मिड कैप्स, अगर सिर्फ आप बात करें मिड कैप्स में कोई भी मिड कैप कंपनीज का फंड पिकअप कर ले, ऐसी बात नहीं है। आपको वो चुनिंदा स्कीम्स चूज करनी है जिनका फोकस रहता है कि वो क्वालिटी मिड कैप्स में निवेश करें, ये नहीं कि कोई मोमेंटम स्टॉक्स में कर ले या न्यूज बेस्ड कंपनीज में निवेश करें। वैसे फ्रंट लाइन साइक्लिकल स्टॉक्स में नहीं, उनका जो क्वालिटी मिड कैप फोकस रहता है वही कंपनीज की वही फंड हाउसेस की स्कीम्स में निवेश करें, तो आपके लिए डेफिनेटली एक स्कोप बनता है कि एक कोर पोर्टफोलियो बन गया। जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप कंपनीज हैं इंडिया की, उनमें आपने 60 क्या है 30 to 40% आप चाहें तो मिड और स्मॉल कैप, क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हमने डिस्कस करे, तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको निवेश करना, और जैसे विश्वजीत भी कह रहे थे कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य आपने सेट किए हैं, उसके लिए आप अलग अलग SIP करें, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहाँ तक इमरजेंसी फंड का सवाल है, कुछ हिस्सा आमतौर पर ये राय दी जाती है कि कुछ हिस्सा आप कैश में रखें, कुछ लिक्विड में रखें। फिलहाल आपको लगता है विश्वजीत कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है? कैश इज किंग एक पुरानी कहावत है, अब इस पे कितना विश्वास करना चाहिए? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट में उस मनी को ना पार्क करें, तो क्या लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है? कैश ना रखें, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये हो पाएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे भी की जा सकती है? जी, ऐसा कुछ नहीं है पल्लवी कि 100% आपको कैश नहीं रखना। 100% कैश रखने की बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत कैश हमेशा रखिए। जिससे हम हमेशा कहते हैं कि जो 3 मंथ्स से 6 मंथ तक जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, इतना पैसा आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। इसको जैसे कि इमरजेंसी फंड के तरीके भी ले सकते हैं कि आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप पैसा विड्रॉ कर सकें। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो अगर हम सेविंग फंड के रिटर्न्स देखें तो बहुत कम है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो आपको जब भी आप निवेश करें तो कोशिश करें कि इन्फ्लेशन को बीट करना है आपने। तो आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए। तो लिक्विड फंड इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू बैंक डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है और रिटर्न्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं मिलते। जी जी, यानी तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी के लिए रकम अलग करनी है और उसके बाद पर्याप्त कवर लेना है, फिर चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं। जो इमीडिएट आपको रकम चाहिए उसे तो आप लिक्विड फंड्स में, यानी कि डेट फंड्स की एक कैटेगरी है, उसमें आप पार्क कर सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा समय के लिए आप इक्विटी फंड्स का चुनाव करें। इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मिड कैप्स की हम बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्यूचर फंड्स की बात कर रहे हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, 2016 में सुंदरम म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स रहे जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा और काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यम, 2-3 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 20% से ज़्यादा का रिटर्न इस साल दिया है, जिसमें से एक सिलेक्ट मिड कैप है सुंदरम का, जहां पर ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न 5 इयर्स में देखने को मिला, यानी एनुअलाइज बेसिस पे, और इस एक साल में भी लगभग 11% का रिटर्न इस फंड से आया है। इसके अलावा और कौन से फंड्स हैं जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला? क्योंकि मिड कैप ओवरऑल ये एक ऐसी थीम थी जहां पर हमने देखा 2016 में भी शानदार रिटर्न थे और उससे पहले भी यही ट्रेंड रिपीट हुआ था। तो अभी और कौन से फंड्स हैं जहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि काफी अच्छा रिटर्न आया है? हमारी एक रूरल इंडिया फंड है जो कि रूरल इकोनॉमी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। उसने एक साल में करीबन 22% रिटर्न दिया है पिछले साल में। और वो क्या है कि वो खाली एक एग्रीकल्चर फंड नहीं है, रूरल इकोनॉमी में जो भी चीज़ हो रही है, ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है या एग्री रिलेटेड स्टोरीज हो रही है, ये सबका फ़ायदा उठा रही है। इसलिए उस फंड ने पिछले साल बजट से लेकर मानसून का और पे कमीशन का जो इम्पैक्ट था उसका पूरा फ़ायदा उठाया। इस साल भी अभी देखेंगे, अभी बजट का फोकस भी गवर्नमेंट के हाथ में डिमोनेटाइजेशन के कारण और इनकम गवर्नमेंट के हाथ में आने वाली है, और उसका खर्चा भी ज्यादातर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल सेक्टर में ही खर्चा होगा, क्योंकि 2-3 इलेक्शंस भी है इस साल के लिए स्लेटेड। तो इस साल भी इस फंड का एक अच्छा रिटर्न देने का एक गुंजाइश आप रख सकते हैं, क्योंकि वो रूरल इकोनॉमी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारी फंड जो अच्छी कर रही है, एक टैक्स सेविंग फंड जिसकी हरीश ने बात की थी। टैक्स सेवर स्कीम में क्या होता है कि अप टू 1.5 लाख आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, एक 3 ईयर का लॉक इन भी होता है। उसके कारण क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो चुनते हैं इसका भी रिटर्न बहुत बढ़िया, उसका भी आपने देखा कि करीबन 11% लास्ट ईयर में रिटर्न और 3 साल में 20%
के करीब रिटर्न दिया है उस फंड ने, टैक्स सेविंग फंड। और तीसरी फंड जो कि मैं रिकमेंड करूंगा सबको, वो है बैलेंस्ड फंड। हम बैलेंस फंड जिसमें 65 to 75% इक्विटी में जाता है और 35% डेट में जाता है। और हमारी बैलेंस फंड में डेट में ज़्यादातर हमने गिल्ट स्टॉक्स को गिल्ट में एक्सपोजर लिया है, यानी टोटली सेफ एक्सपोजर लिया है। और बैलेंस में ये एक है कि मंथली डिविडेंड ऑप्शंस, कई बैलेंस फंड मार्केट में है तो मंथली डिविडेंड ऑप्शन दे रहे हैं और करीबन 6 से 8% तक मंथली डिविडेंड यील्ड, एनुअलाइज्ड यील्ड आती है। तो ये जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं जो कि अभी बैंक डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हैं, वो अगर बैलेंस फंड में डिविडेंड ऑप्शन में पैसा लगाएं तो मंथली इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि टोटली टैक्स फ्री होती है, उसका एक्चुअल रिटर्न आप देखेंगे बैंक डिपॉजिट में माफी कई गुना ज़्यादा होता है। सो ये तीनों फंड यानी रूरल इंडिया फंड और टैक्स सेविंग फंड और बैलेंस फंड, ये तीनों के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। तो ये कुछ सुंदरम हाउस के फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस दिया है। बट अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे कुछ और फंड्स की बात करें तो इनफैक्ट हर्ष, बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड है, यहाँ पर भी 1 साल के अंदर, हालांकि 1 ईयर एक बहुत कम समय होता है किसी भी इक्विटी फंड के परफॉर्मेंस को आकलन करने का, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 14.5% का रिटर्न इस 1 साल में देखने को मिला है। कई और फंड्स हैं अलग अलग AMCs के, इसमें क्वांटम का भी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जहाँ 12% से ऊपर का रिटर्न इस साल देखने को मिला। DSP ब्लैक रॉक का माइक्रो कैप फंड। तो ओवरऑल अगर हम थीम देखें तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप और मिड कैप से ही अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए दिखा है। आपके जहन में कोई ऐसा फंड है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जहां पर जो नए निवेशक हैं वो शुरुआत कर सकते हैं? क्या बैलेंस फंड से शुरू करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा? एब्सोल्युटली। अगर कोई निवेशक एकदम नया है स्टॉक मार्केट के लिए और उन्हें म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग या इक्विटी मार्केट का जो तरीका है काम करने का अगर नहीं समझ में आता है, तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। एक है कि वो बैलेंस फंड के तरीके से मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में किसी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इससे क्या होता है कि 65 से 70% जो है वो आपका इक्विटी में निवेश होता है और बाकी आपका डेट में निवेश होता है। अगर हम पिछले साल का रिटर्न्स देखें, पिछले साल में आपने देखा होगा कि जो बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनकी जो ब्याज दरें थी वो 7.9% थी इस साल के शुरुआत में। अगर हम साल के अंत तक में देख रहे हैं तो 6.5% आसपास ब्याज दरें आ चुकी थी। तो जो ये रिडक्शन हुआ इंटरेस्ट रेट का, उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो डेट स्कीम्स में हुआ है, जिसमें रिटर्न्स आप देखेंगे 12% या 14% रिटर्न दिया गया है। सो ये कारण ये है कि उसमें इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं और उसका जो फायदा है वो ये बॉन्ड फंड्स उठा सकते हैं। जब एक नया निवेशक आता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो दोनों मार्केट्स में एक्सपोजर लें। जब वो दोनों मार्केट्स में एक्सपोजर लेते हैं तो डेट कंपोनेंट जो है वो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। और इक्विटी का जो हमने पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन देखा है, अक्सर जो बैलेंस फंड्स होते हैं वो उनका जो स्टॉक सिलेक्शन होता है बहुत स्पेसिफिक रहता है, बहुत ध्यान से और हैंड पिक्ड रहते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दें। सो एक नए निवेशक के लिए बैलेंस फंड एक डेफिनेटली बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू वो निवेश कर सकते हैं। अगर उन्हें 100% इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इंडेक्स फंड के जरिए आप इक्विटीज में एक्सपोजर लें। इससे ये होगा कि उनको ट्रैक करना आसान रहेगा। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, BSE का सेंसेक्स फंड अगर आपने ले रखा है या निफ्टी प्लान ले रखा है, तो अगर सेंसेक्स बढ़ता है आपको मालूम है आपको फायदा हो रहा है, घटता है तो आपको मालूम है घट रहा है। इसमें फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन नहीं होता। सो ये जो तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं जिससे आप इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। और जैसे आप थोड़ा प्रोग्रेस करें, आप थोड़ा समझने लग जाएं, आप इसे कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप थीमेटिक फंड्स होते हैं जैसे रूरल इंडिया फंड सुनील जी ने बताया, या कोई भी दूसरा आपको लार्ज कैप मिड कैप में जो आपको एक्सपोजर्स लेने हैं वो आप सेकेंड स्टेप में ले सकते हैं, हो सकता है 1 या 2 साल बाद। जी, इनफैक्ट विश्वजीत, जैसे इंडेक्स फंड्स की बात कर रहे हैं हर्ष, तो अगर हम इंडेक्स का ही रिटर्न देखें तो 2016 में सेंसेक्स और निफ्टी ने लगभग 2 से 3% का रिटर्न दिया। इसके बावजूद म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ा है। आप कौन सी थीम रेकमेंड करेंगे? क्या बैलेंस फंड से शुरुआत की जाए या फिर इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? आप क्या मानते हैं नए निवेशकों के लिए 2017 में कौन सा एक थीम या आपको लगता है कि कैटेगरी हो सकती है जहां से शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। सुनील जी के फंड्स में भी मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। सुंदरम में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, तो थैंक यू सुनील जी। सुंदरम एज ए गुड AMC, एंड और भी बहुत सारी AMCs जो हैं उनमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, तब उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फॉर अ बिगिनर आई थिंक लार्ज कैप फंड और बैलेंस फंड इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। कि
आप जैसे कि बताया हर्ष जी ने कि अगर बैलेंस फंड में लेते हैं तो कुछ एक्सपोजर आपको इक्विटी में मिल जाता है, कुछ डेट में मिल जाता है, तो एक एसेट एलोकेशन भी हो जाता है, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है, तो एक अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद भी लगती है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस फंड से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो जैसे जैसे आपके पैसा बढ़ता जाए आप और एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये में से 60% आप लार्ज कैप फंड में रखें और फिर अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो मिड कैप फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं और स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैलेंस फंड से स्टार्ट करना एक अच्छा विकल्प रहेगा। तो यानी इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप रिस्क लेने की थोड़ी सी कोशिश करें और 2017 में एटलीस्ट शुरुआत करें एसआईपी की। कई बेनिफिट्स हैं एसआईपी के, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से आप लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न घर लेकर जा सकते हैं।